बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। ये उसके मुंह पर पड़ने वाला तीसरा पंच था। नाजुक हाथ का पंच भी उसके मुंह पर इतनी शिद्दत से लग रहा था कि न चाहते हुए भी वो उसका दर्द अंदर तक महसूस कर रहा था। क्या बोला था तुमने? तुम मेरे रोयाम को बोन मैरो नहीं दोगे? ऐसे कौन से आसमान से उतरे हो जो यार तुम्हारे सामने झुककर तुमसे अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांगी। लैला एक और पंच उसके मुंह पर मारती उसके गाल को ज़ख्मी कर चुकी थी। कांटों से बना हुआ ये हाथ का ग्लव उसके मुंह पर जख्म करता जा रहा था। मतलब ये तरीका निकाला है तुम लोगों ने मुझसे बोन मैरो लेने का? बड़ा ही कमज़ोर निकला यारिम काज़मी। बेचारे को यही रास्ता मिला अपने बेटे की जान बचाने का। क्या ये औकात है दुबई के डान की? वो अपने ज़ख्मों की परवाह किए बगैर उनका मजाक उड़ाते हुए बोला तो शारिफ ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा उसके पेट पर दे मारा था। यारिम को तो इसके बारे में पता ही नहीं है तो हमने किया है, लेकिन एक बात तुझे बता दें, यारिम कभी भी तुझ जैसे शख्स से रोयाम की ज़िंदगी की भीख नहीं मांगेगा। क्यों? वो हंसते हुए वजह पूछ रहा था जैसे कुछ जानता ही ना हो। क्योंकि ना तो तू खुदा है, क्योंकि तू खुदा नहीं इंसान है। खिज़र पीछे से इसके बालों को सख्ती से अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए बोला तो वो कहका लगा उठा था। अरे मामू जान, आप नहीं, आप ऐसा भी कौन सी क़यामत आ गई? मैं तो सिर्फ इस शख्स का ईमान चेक कर रहा हूँ। वो रटाई से बोला था। तो कौन होता है किसी का ईमान देखने वाला? शारिफ को गुस्सा आया था। और तुम लोग कौन होते हो मुझसे ज़बरदस्ती बोन मैरो लेने वाले? अरे तुम लोगों में तो इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे मना सको। किडनैप करके ज़बरदस्ती लाकर इस कुर्सी पर बिठाकर तुम लोगों को ये लगता है कि मैं मान जाऊंगा? तो ऐसा कभी नहीं होगा और कोई भी कानून मुझसे ज़बरदस्ती बोन मैरो ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। वो तो तुझे भी यारिम आकर बताएगा कि वो क्या करवा सकता है और क्या नहीं। बोन मैरो तो तुझे देना होगा बेटा, क्योंकि यहाँ सवाल हमारे रोयाम की ज़िंदगी का है। शारिफ ने गुस्से से कहते हुए इसकी रस्सी मज़ीद कसती थी और वो लोग यारिम का इंतज़ार कर रहे थे। आधा काम तो वो लोग उसे यहाँ लाकर सर अंजाम दे ही चुके थे। अब बस यारिम के आने की देर थी और फिर यकीनन इस शख्स ने इनके सामने यारिम से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगनी थी, जो यारिम को झुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। क्या हो गया है? तुम लोगों ने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया? वो रूम में दाखिल होते ही कुर्सी पर बैठे इस शख्स को देख लिया था उसने। उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। क्योंकि जीजा जी, इन लोगों ने मुझे किडनैप किया है। तुम लोग इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसको यूँ बांध कर क्यों रखा है? ये इसके मुंह पर जख्म के निशान क्यों हैं? वो इन तीनों को घूरते हुए बोला था। हम इसे यहाँ किडनैप करके लाए हैं रोयाम की जान बचाने के लिए। बकवास कर रहा था, इसीलिए हमसे मार खाई है इसने। लैला गुस्से से बोली। हाँ, तुम्हारे ये चमचे मुझे किडनैप करके यहाँ लाए हैं। इन्हें लगता है कि ये ज़बरदस्ती मुझसे रोयाम के लिए बोन मैरो ले लेंगे। बस यही औकात रह गई है तुम्हारी कि तुम ज़बरदस्ती मुझसे ये सब करवाओ। कोई सीधा रास्ता नहीं मिला तो गन पॉइंट पर अपना काम निकलवा लो। तुम डांस का तो ये रोज़ का मामूल होगा ना। इन्हें लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी की भीख मांगूंगा, वो भी तुमसे। मिस्टर यारिम डेविल काज़मी, अगर तुम्हारा खुदा एक है तो मेरा खुदा भी वही है। अगर तुम नहीं झुक सकते तो झुक तो दुर्कशम को यूं खलील भी नहीं सकता। वैसे बहुत कम हिम्मत निकली मुझे तो लग रहा था कि अभी तुम मुकाबला करोगे, लेकिन तुम तो बहुत जल्दी हार मान गए, अपने हथकंडों पर आ गए हो। खोलो। इसने इधर उधर की बातें नज़रअंदाज करते हुए उससे भरे लहजे में कहा था। लेकिन यार, खिज़र ने कुछ कहना चाहा। मैंने कहा खोलो इसे और ये सब कुछ करना बंद कर दो। अगर रोयाम के नसीब में ज़िंदगी लिखी हुई है तो इसे मिल जाएगी। मुझे अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए ऐसे रास्ते अपनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरे बेटे को बहुत बोन मैरो देना हुआ तो अपनी मर्ज़ी से देना। उसका हुक्म न मानने पर है, या फिर खुद ही यारिम खुद ही उसकी रस्सी खोलने लगा था। तुम जा सकते हो यहाँ से। जो तकलीफ़ हुई उसके लिए माजरत यार। इसे खोल कर एक साइड हो गया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी फिर भी तुम्हें 10 मिनट का वक्त देता हूँ। झुक जाओ यारिम काज़मी, बेटा बच जाएगा तुम्हारा। वो एक बार फिर से तंजिया हंसते हुए बोला तो यारिम ने दरवाजे की तरफ इशारा किया था। यार, बहुत अकड़ है तुम में, लेकिन तुम्हें झुकाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है जो मैं किसी भी हाल में पूरा करके रहूँगा। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा बेटा मौत के करीब जाएगा ना, तब अकड़ भूल कर तुम मुझसे भीख मांगने आओगी, ये याद रखना। ध्रुव कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा जब उसका फ़ोन बजने लगा था। उसने फ़ोन निकाल कर देखा तो परी का फ़ोन आ रहा था। उसने मुस्कुराकर फ़ोन अटेंड किया और स्पीकर पर लगा दिया। ध्रुव, रूमी का ऑपरेशन हो गया है। बेहद मासूम सी आवाज़ फ़ोन से आई थी। नहीं डार्लिंग, ऑपरेशन नहीं हो सका। वो क्या है ना, तुम्हारे रूमी बेबी के बाप में बहुत ज़्यादा अकड़ है।
अपने बेटे से ज़्यादा उसे अपनी एकड़ प्यारी है। वो हंसते हुए यानिम को देख कर बोला था, या अल्लाह कैसा बेइस बाप है, अपने बेटे से ज़्यादा अपना गरूर अजीज़ है, उसको नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। प्लीज़ उसकी बातों पर ध्यान ना दें, आप रूमी को बचाएं। वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी जब ध्रुव ने फ़ोन बंद कर दिया। यहाँ सर्विस का थोड़ा मसला है, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा। उसने फ़ोन बंद करके एक बार फिर से पीछे खड़े उन चारों को देखा था। वाकई सर्विस का बहुत ज़्यादा मसला है, बाहर जाके बात करता हूँ मैं। वो बेहद डटाई से यानिम को आंख मारता वहाँ से निकल गया। कैसा बेगैरत इंसान है ये यानिम, आज इसकी अकल ठिकाने लगाने देते, हम इसकी सारी अकड़ निकाल देते। वो तीनों गुस्से से आपस में बातें करने लगे, जबकि यानिम के दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की ज़िंदगी का ख्याल था। लैला, मैंने तुम्हें अमेरिका जाने के लिए कहा था। इन्हें एक दूसरे से बहस करते देखकर यानिम गुस्से से बोला था, आज रात की फ़्लाइट है, मैं चली जाऊंगी। उसे इतने गुस्से में देखकर लैला मनमनाई, जबकि खिज़ा और शारिक भी खामोश हो चुके थे। रू मेरी है, वो ज़िद्दी अंदाज में बोला। चुप कर रू, मेरी है, वो फ्रूट्स काटते हुए गुस्से से बोला था। नहीं, मेरी है, मेरी है, मेरी है। वो भी मुकाबले पर उतरता पैर पटक कर बोला, क्या हो रहा है ये, यहाँ क्यों शोर मचा रहे हैं आप दोनों? रू बेडरूम में कब से रोयाम की बीमारी को लेकर परेशान थी। जब इनकी तेज़ आवाज़ सुनती किचन में दाखिल हुई। रू, बता दो अपने लाडले को कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरा हक है तुम पर, मुझसे ज़्यादा तुम्हें और कोई प्यार नहीं कर सकता। वो ज़िद्दी अंदाज में कहता उसे बिल्कुल अपने करीब ले आया था। रू बेबी, बता दो गंदे बाबा, तो आप सिर्फ मेरी हो। रोयाम भी इसी के अंदाज में कहता रू का दूसरा हाथ थामे अपनी तरफ खींचने लगा। अबे ओ चूजे, तूने मेरी बीवी को बेबी क्यों बोला? यानी मुझे घूरते हुए कहने लगा था। मामा मामा, चूजे के बाबा को क्या बोलते हैं? उसने रू से सवाल किया। मुर्गा, रू ने नासमझी से जवाब दिया। अबे ओ मुर्गे, मेरी मामा मेरी बेबी है। रोयाम ने इतने स्टाइल से जवाब दिया था कि रू अपना हाथ मुंह पर रखकर ऐसी हंसी कि यानी सिवाय घूरने के और कुछ न कर सका। पहले मुर्गा लफ्ज़ बोलना सीख, अच्छे खासे इंसान को मुर्दा कर दिया। और मेरी बीवी तेरी बेबी नहीं हो सकती, वो सिर्फ तेरे बाबा की बेबी है। चल अब अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से बोल कि रू सिर्फ और सिर्फ जारिम की रूह है। हंसी को नज़रअंदाज करता एक बार फिर से उससे मुखातिब हुआ था। रू सिर्फ और सिर्फ रोयाम की है। वो फ़ौरन जवाब लेकर हाजिर हुआ। रू ने बहुत प्यार से अपने मासूम बेटे को देखा था, जिस पर उसे आज हद से ज़्यादा प्यार आ रहा था। वो फ़ौरन ही झुककर उसके दोनों गालों को चूम चुकी थी। रोयाम अपनी मम्मा से इतना प्यार करता है, मॉम भी अपने रोयाम से बहुत प्यार करती है। वो रोयाम को गोद में उठाकर बहुत प्यार से बोली थी, रोयाम का बाप भी तुम दोनों से बहुत प्यार करता है, कभी इसे तो इस तरह से प्यार का जवाब प्यार से नहीं मिला। यारिम इन दोनों की मोहब्बत पर जल कर बोला था। यारिम, शर्म करें, इतने बड़े हो चुके हैं और छोटे से बच्चे से जलते हैं। मासूम से बच्चे के साथ जिद नहीं लगाई जाती। मेरा मासूम सा प्यारा बच्चा हो, बेहद प्यार से उसके बाल संवारती, उसके गाल चूमती, उसे उठाकर अंदर ले गई थी। यानी मुँह बसोरे उन दोनों के प्यार को देख रहा था। रोयाम उसके जलने पर खुश होते हुए मजीद रू से चिपक चिपक कर प्यार ले रहा था। इन दोनों के मंजर से हटते ही यानी ने अपना मुंह सीधा किया, कब से कंट्रोल की अपनी हंसी को फ़ज़ा में मुंतकिल करता एक बार फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। और वो दोनों कमरे में एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ़ हो चुके थे, जैसे यारिम नाम के किसी इंसान को जानते ही ना हो। थोड़ी ही देर में यारिम कमरे में हाजिर था। रोयाम साहिब, अगर आपको याद हो तो हम किचन में तुम्हारी माँ के लिए स्पेशल चॉकलेट फ्रूट सैलेड बना रहे थे। उसे घूरते हुए बोला तो रोयाम ने अपना नन्हा सा हाथ अपने नन्हे से माथे पर दे मारा था। वो मैं तो भूल ही गया, मैं अपनी रू बेबी के लिए स्पेशल चॉकलेट फ्रूट सैलेड बना रहा था। मेरी रू बेबी सैड थी ना, इसको हैप्पी करने के लिए वो प्यार से रू के गालों पे हाथ रखता बेड से नीचे जंप करने लगा था। उसकी उदासी उसका मासूम बच्चा भी नोट कर चुका था। यानिम ने उसे कितना समझाया था, हमें रोयाम की हिम्मत बनना है, उसे ताकत देना है। यूँ खुद हिम्मत हार कर नहीं बैठना, लेकिन वो हिम्मत हारने लगी थी। ये एहसास ही उसके लिए जानलेवा था कि उसका बच्चा उससे जुदा होने वाला है। वो शख्स जो उसका रिश्ते में भाई लगता था, सिर्फ और सिर्फ इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन लेना चाहता था। लेकिन रूह यानिम की हिम्मत थी, वो अपने शौहर को झुकने नहीं दे सकती थी। वो भी तब जब ज़िंदगी देने वाली ज़ात ऊपर वाली थी। वो क्यों दुर्कशम क्यूम जैसे बेहिस इंसान से अपने बेटे की ज़िंदगी मांगेगा? इसके नसीब में औलाद लिखी हुई होगी तो रोयाम को कुछ नहीं होगा। कोई भी ध्रुव आकर ये कहकर उन्हें बेबस नहीं कर सकता कि तुम मेरे सामने झुको, मैं तुम्हारे बेटे को ज़िंदगी दूंगा। घर आकर उसे यारिम की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। रोयाम को ज़िंदगी देने वाली ज़ात अल्लाह की थी, तो उसकी जान बचाने वाली ज़ात भी अल्लाह की थी। इस अल्लाह से ज़्यादा और किसी पर भरोसा नहीं था उसे, और किसी और से ज़िंदगी की भीख मांगना शिर्क था।
वो अल्लाह पर यकीन रखने वाले शिर्क नहीं कर सकते थे। और ध्रुव को अगर बोन मैरो दे भी दे तो भी रोयाम की ज़िंदगी का फ़ैसला ऊपर वाली ज़ात ने करना था। कैसे दुर्कशम क़य्यूम खलील ने तो किसी दुर्कशम क़य्यूम खलील ने नहीं, अगर रोयाम के नसीब में ज़िंदगी हुई तो बिना किसी के सामने झुके भी उसे मिल जाएगी। वो अपनी ही सोचों में मसरूफ़ थी जब बाहर से फिर शोर की आवाज़ आने लगी। रूह मेरी है, पारी दिल फरेब सी आवाज़। रूह अपना सर पकड़ कर बैठ गई। ये जंग तो शायद अब क़यामत तक ख़त्म नहीं होनी थी। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।